हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लाइट के बारे में कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लाइट, अ पार्टिकल और अ वेव। यानी कि बेसिकली इस वीडियो सीरीज में हम ये जानेंगे कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है। ये एक क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, around 1800 and 1900, some of the scientists considered that light is a particle. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सम इट वाज अ वेव, यानी कि ये एक वेव है। यानी कि लगभग 1800 और 1900 ईस्वी के आसपास कुछ साइंटिस्टों का यह मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है, और कुछ का यह मानना था कि लाइट एक वेव है। ठीक, तो मानना का मतलब कैसे माना जा सकता है, उन्हें इस बात को प्रूव भी करना होगा। ठीक है, उन्हें इस बात को दुनिया के सामने रखना भी होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो इन्हीं में से पार्टिकल नेचर का सपोर्ट करने वाले एक सबसे बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जो कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है न्यूटन्स की थियरी, ठीक है, उसको हम देखते हैं। लाइट इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। दिस मीन्स लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज कार्पस्कल्स। ठीक है, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, कार्पस्कल्स। हिंदी में इन्हें हम कणिका कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, कणिका कहा जाता है। दिस थ्योरी वाज आल्सो नोन एज कार्पस्कुलर थ्योरी, यानी इस थ्योरी जो न्यूटन की दी गई है इसको कार्पस्कुलर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ही प्रूव्ड द फॉलोइंग फिनोमिना बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि ये कुछ फिनोमिना को मैकेनिक्स यूज़ करके, आपको पता ही है न्यूटन का मैकेनिक्स में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, तो मैकेनिक्स का यूज़ करके उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ फिनोमिना, कुछ घटनाओं को प्रूव किया है। आइए उन घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। तो घटना क्या है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की घटना क्या है, तो इन्होंने कैसे इस बात को प्रूव किया, देखिए। कंसीडर द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के केस को आप कंसीडर करिए, लाइक इन कैरम बोर्ड, जो कि कैरम बोर्ड में होता है। हम सब ने कैरम तो देखा ही होगा, कैरम बोर्ड में। तो व्हेन वी हिट द स्ट्राइकर, जब हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं, इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री एंड बाउंसेस बैक, यानी कि क्या है कि स्ट्राइकर को जब हिट करते हैं तो वो बाउंड्री को, कैरम बोर्ड जो रहता है, बोर्ड में बाउंड्री होती है, बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, यानी उस पर टक्कर मारती है और फिर वापस आती है। सो व्हेन द स्ट्राइकर हिट्स द बाउंड्री ऑफ कैरम बोर्ड, इट इज़ सेम एज एन इंसिडेंट रे, यानी कि वो जो कैरम या जो स्ट्राइकर है, जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्राइकर है, इसको मैंने इधर से हिट किया और ये इस तरीके से गया, और ये स्क्रीन की बाउंड्री है, और इस तरीके से फिर ये क्या हुआ, ऐसे बैक हुआ। ठीक है, तो ये पाथ है, फिर या करके स्ट्राइकर यहाँ पे रुक गया। तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ क्या है, ये रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हेन इट बाउंसेस बैक इट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो होता है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इन्होंने इसको इस तरीके से कंपेयर किया। Therefore, in case of elastic collision, angle of incidence I is the same as angle of reflection R. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। He was able to prove that the phenomena of reflection of light by considering light of particle nature. ठीक है, ये उन्होंने क्या किया था, प्रूव कर लिया था। ठीक, और आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोगों ने बात की, ये एक डायग्राम है एक बॉल के लिए है, कि बॉल ये इस पाथ से ऐसे ऐसे आ रही है और फिर इस दीवार पे टकराएगी और फिर इधर से वापस आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्लेक्शन एंगल आर हो जाएगा। और ये अगर एक इलास्टिक कोलिजन है तो आई बराबर कितना होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात की जाती है। तो न्यूटन ने रिफ्रैक्शन की जो एक लाइट में रिफ्रैक्शन होता है उसको भी समझाने की कोशिश की है। कैसे समझाने की कोशिश की है, आइए उस पर बातें करते हैं। सो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, यानी कि जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम मूव करती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है जाएगी। एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो हमें पता है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, व्हेन द corpuscles strikes the boundary, द पार्टिकल, दो बाउंड्री का मतलब यहाँ क्या है, दो मीडियम की बाउंड्री, जो यहाँ रेयरर और डेंसर की बात की गई। जैसे कि यदि मैं यहीं पे लाइन ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो मीडियम को बता रहा है। इसके नीचे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द डेंसर मीडियम टेंड्स टू अट्रैक्ट कार्पस्कल्स, ठीक है। तो ये उसको अट्रैक्ट करने के कगार पर हो रहे होते हैं। कब, व्हेन द कार्पस्कल्स स्ट्राइक द बाउंड्री, द पार्टिकल ऑफ द डेंसर मीडियम टेंड टू अट्रैक्ट कार्पस्कल्स, यानी कि अगर मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जब वो लाइट पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, देखिए ये तो नॉर्मल हो गया यहाँ पे इस तरीके से, दिस विल बिकम नॉर्मल। तो अब ये जैसे जैसे मूव करेगा, इस डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल हैं, ये लाइट पार्टिकल अर्थात कार्पस्कल्स जिसका नाम दिया गया है, ये इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे वो उसमें डीपर यानी अंदर होता जाएगा, वैसे वैसे लाइट पार्टिकल जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। यानी इस इंस्टेंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिकल जो खींचने वाले हैं इसे, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि अगर ये लाइट ऐसे निकलती यहाँ पे, तो इस साइड की तरफ ये जो एरिया बना होगा, ये वाला एरिया, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल इस डेंसर मीडियम के कम होंगे और इधर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जब इधर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ बेंड हो जाएगी ना, इधर की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। तो यानी कि ये इस तरीके से जाने लगेगी इधर से, ठीक। अब कुछ दूरी निकलने के बाद क्या होता है कि इस पे इधर की तरफ और इधर के तरफ के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब हर दिशाओं में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। तो इस वजह से एक समय पर इस पे चारों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगता है, इसलिए इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाता है। फिर ये एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है। बट यहाँ पे थोड़ा वो एक्सेलरेट भी हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्सेलरेट भी हो जाता है। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूटन ने इस बात को भी बताया था कि ये जो लाइट की स्पीड होगी इसमें वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात, न्यूटन ने ये बताया कि इसमें लाइट की स्पीड इंक्रीज जाएगी। सिंपल, जाहिर सी बात है, मैकेनिक्स से है ही, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जा रही होती है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स आर डीप inside the medium, they will be attracted by all the other particles present in the medium, right? सिंपल सी बात हुई जो मैंने बताया। the net force on the corpuscles is when they are fully inside the denser medium, ठीक है। ये तो according to Newton's first law of motion, if the net force is 0, then the particle will continue to move in a straight line. Okay, therefore as the net force on the corpuscles entering the denser medium is 0, they keep moving along a straight path, ठीक। as there are attractive forces in one direction, the corpuscles get accelerated. As a result, there is increase in velocity. The particle slightly bend towards the normal, ठीक। तो ये इन्होंने समझाया था और बाकी ये पूरा आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इसमें इन्होंने एक बाउंड्री बनाई है इस तरीके से, यहाँ रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। तो जब कोई पार्टिकल इस पाथ से ऐसे ऐसे होते हुए आ रहा है, ये भी हालांकि मीडियम है, तो इस मीडियम में चूँकि नेट फोर्स 0 लग रहा है पार्टिकल पे, तो एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक इधर से जब जाएगा तो इसको जाना इधर से चाहिए था स्ट्रेट में, बट ये फोर्स की वजह से इधर बेंड हो गया, ठीक है, फोर्स की वजह से। और एक इंस्टेंट पे जाने के बाद फोर्स इस पे जो होता है 0 हो जाता है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में
यानी कि कुछ यूँ कह सकते हैं कि ये जैसे कि ये ऐसे कर्व पाथ पे मोशन किया होगा और फिर ये इतना सीधे गया होगा। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, ये इसको भी हम समझ लेते हैं। न्यूटन ने ये भी हमें समझाया था कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है, इस बात को भी समझाया उन्होंने। कैसे समझाया, उनका एक बिल्कुल छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अजम्पशन है बोल सकते हैं, जो आपको समझने में बड़ी हेल्पफुल होगी। तो न्यूटन्स एज्यूम्ड देयर आर टू रूम्स साइड बाय साइड एंड आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ना, मतलब न्यूटन ने एज्यूम किया कि यहाँ दो रूम हैं, मतलब इस तरीके से मान लीजिए ये दो रूम, एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, ठीक। यहाँ इसमें मान लीजिए विंडो है यहाँ पे कहीं, ठीक है, इस जगह विंडो है, इस रूम में भी विंडो है, खिड़कियाँ होती हैं हर रूम में इस तरीके से। इफ़ द विंडो ऑफ फर्स्ट रूम ओपन्स, इस रूम की विंडो को हमने क्या कर दिया, खोल दिया, ये ओपन हो गया, ठीक, ये ओपन हो गया। अगर इसको ओपन कर दिया, द लाइट विल इंटर द रूम, यानी जो लाइट होगी वो इसमें इंटर करेगी, तो इसमें क्या आ गई, लाइट आ गई। लाइट ओंट इंटर द सेकेंड रूम एज बोथ द रूम्स आर सेपरेटेड बाई वॉल, ठीक है, दोनों रूम इस वॉल से सेपरेटेड, इस वजह से इसमें कोई लाइट अभी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम अ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड वेन एवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन द लाइट, यानी दोनों के बीच में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, द लाइट ओंट पास थ्रू द वॉल, ठीक, तो वॉल से नहीं पास हो रही है लाइट। दिस शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो उनका ये जो चीज़ है, इस एक्सपेरिमेंट से वो समझाना चाहते हैं कि ये लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। द पार्टिकल थेरी या कर्पस्कुलर थेरी वॉज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज मेड अप ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कार्पस्कल्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे उनकी एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन अब इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं, या बोल सकते हैं इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो क्या कमियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन प्रॉपरली, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, जैसा कि आपने देखा भी उनमें कि क्या किया आपको, when the corpuscles enter from rarer medium to denser medium they get accelerated, that is their velocity increases। ये बात न्यूटन ने बताई थी यहाँ पे। this shows the velocity of the light particles in the denser medium is greater than the velocity of light particles in the rarer medium। यानी ये बताना चाहता है या बताना चाहते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है रेयर मीडियम के कंपैरिजन में, जबकि वास्तव में इसका उल्टा होता है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो ये इनकी एक शॉर्ट कमिंग्स है, ठीक। दिस मीन्स, बात वही है, न्यूटन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मोर इन डेंसर दैन इन रेयर मीडियम, ठीक है। तो वो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे, हालांकि ये बात गलत भी है, तो एक्सप्लेन कर भी लेते तो भी वो रॉन्ग ही होती, ठीक। तो ये इतनी चीज़ है न्यूटन्स की, फ़िलहाल ये इतना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।